आदि मतलब होता है पहाड़ी। तो ये जो आदिवासी हैं, पासी हैं जो चाइना से वापस पुनः भारत में आए थे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द पासी लीडर। दोस्तों मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में पासियों को राजनीति के तहत बांटने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों मैं बताऊंगा कि पासियों को किस तरीके से बांट रहे हैं। इसमें पासियों को दो भागों में गवर्नमेंट ने बांट दिया है, आदिपासी और पासी। आदिपासी यानी कि पहाड़ी पासी, और आदिपासी किसे कहते हैं दोस्तों? गवर्नमेंट का मानना यह है कि आदिपासी वो हैं जो 16वीं शताब्दी में चीन के दक्षिणी प्रदेश यानी भारत से सटे प्रदेशों से माइग्रेट होके भारत में आए, और इसके कारण इनको आदिवासी गवर्नमेंट ने नाम रखा और एसटी में जगह दी। हालांकि दोस्तों मैं जो वीडियो बनाया था अरुणाचल प्रदेश में, उसमें मैं पासी समाज को एसटी में बताया था, लेकिन वो वहाँ पे मैं गलत था। मैं वहाँ पे करेक्शन करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे पासी को भी, जो वर्तमान में पासी जिसको बोला जा रहा है, वो भी एसटी में है। मतलब आदिपासी और पासी दोनों एसटी में है। दोस्तों अब इन दोनों का इतिहास जानने के लिए पहले हम लोग थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा। दोस्तों हुआ ये है कि भारत में और विश्व में जब बौद्ध धर्म का प्रचार हो रहा था, तो उस वक्त बहुत तेजी से प्रचार होता, क्योंकि बौद्ध धर्म में समानता पर ज़्यादा प्रेशर दिया जाता, समानता पर बात किया जा रहा था, सबको एक बराबर माना जा रहा था। और हिंदू धर्म में ऊंच नीच देखा, जाति व्यवस्था लागू थी, तो इसमें ब्राह्मण अपनी वर्चस्व पाने के लिए ऊंच नीच का उपयोग करते, जिससे उनको प्रॉफिट होता था। जबकि बौद्ध धर्म जब आया तो इसका विस्तार इसलिए होने लगा क्योंकि समानता की बात थी, सबको एक समान समझते थे, जिसके कारण इसका बहुत तेजी से विकास हो रहा था, और जिसके कारण ब्राह्मणों की उनका वर्चस्व खत्म होने लगा। धीरे धीरे जब इनका बहुत तेजी से विकास होने लगा, तो दोस्तों इनका विकास और तब बढ़ गया जब मौर्य वंश के शासक महाराजा अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपना लिया, और जब वो बौद्ध धर्म अपनाए थे, उस समय ये बौद्ध धर्म को बहुत ही शरण दिए। मतलब उनको सरकारी मशीनरी, मतलब सरकार की तरफ से भी उन्हें प्रॉफिट दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध सरकारी सहायता प्रदान किया बौद्ध धर्म को, जिसके कारण बौद्ध धर्म और ही प्रसारित होने लगा। और दोस्तों जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने की ठानी थी, और अहिंसा पे ही चल रहे थे। लेकिन दोस्तों जब मौर्य वंश का अंतिम बृहद्रथ, तो उस समय जो है जो बौद्ध धर्म था वो भी चरम सीमा पे था। लेकिन दोस्तों क्या है कि मौर्य वंश के जितने, इनके अशोक के जितने वंशज थे, उन्होंने अहिंसा पे चलने का वो कर लिया था, अहिंसा पे चल रहे थे, मारपीट से दूरी रखे थे। लेकिन उसी समय भारत पे कई आक्रमण हुए यवन हुड़ों का, जिसके कारण पूरे देश में त्राही त्राही मची थी। उसके बावजूद भी यहाँ पे बृहद्रथ ने मतलब उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो अहिंसा पे चल रहे थे, जिसके कारण कई प्रदेशों में अत्याचार हो रहा था हिंदू धर्म। तो हुआ क्या दोस्तों कि जो बृहद्रथ थे, उनका ये अंतिम मौर्य सम्राट थे, और उसी समय दोस्तों इनका जो सेनापति था वो था दोस्तों पुष्यमित्र सुंग, जो ब्राह्मण समाज से थे। और दोस्तों यहाँ हुआ क्या कि ब्राह्मण समाज ऑलरेडी बौद्ध धर्म के प्रसार से बहुत ही दुखी थे, क्योंकि उनका वर्चस्व खत्म होता, और दूसरे भारत में अत्याचार हो रहा था भारतवर्ष में, जिसको देखते हुए पुष्यमित्र सुंग ने इनका विरोध कर दिया और इनकी हत्या कर दी। बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता स्थापित कर लिया और सुंग वंश की स्थापना की। जो सुंग वंश की स्थापना 1857 से 173 ईस्वी पूर्व थी, ये इनका शासन था। उस समय चरम सीमा पे बौद्ध धर्म थी, और इन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया। और इसमें आप लोग जानते हैं यह अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, कि अपना घोड़ा छोड़ दे, जहाँ तक जाता है वो एरिया हमारा हो जाता है, उसका हो जाता है। तो वैसे इन्होंने किया था, जहाँ जाए वहाँ पे इन्होंने बहुत ही त्राही का मतलब मारपीट, बहुत भयानक, बहुत त्राही मचा दिया, और इन्होंने बौद्ध के प्रति बहुत ज्यादा अत्याचार किया। क्योंकि पहले क्या था, बौद्ध धर्म में कोई मतलब अहिंसा के मार्ग चलते, लेकिन अब धीरे धीरे वो चलने लगे, लेकिन पहले ऐसे नहीं था। तो इनका प्रचार बस इसलिए हो रहा था कि समानता की बात करते हैं। लेकिन धर्म की रक्षा तभी हो सकती है जब आपके बाजू में दम, आपके पास ताकत हो, और उस समय इन्हें ये नहीं समझ में आया था बौद्ध धर्म को, और ये बस समानता, एकता, ये सब की बात करके प्रसार कर रहे थे। और जब पुष्यमित्र सुंग आया, तो इन्होंने बहुत ही भयानक तरीके से इनका नरसंहार किया, बौद्ध मठों को तोड़ा, और हिंदू धर्म का फिर से विकास किया। मतलब जो पुष्यमित्र सुंग थे वो वैष्णव वंश मानते थे, विष्णु जी के अनुयायी थे। मतलब वैष्णव धर्म बोलो या अपना
ब्रह्मा जी को, मतलब इनको मानने वाले ये लोग थे। तो इन्होंने तगड़ा प्रसार किया और इन पे बहुत ही अत्याचार बहुत अधिक किया, बहुत मार काट किया इन्होंने, और इन्होंने इस तरीके से मठों को कई तोड़ा। तो दोस्तों इन्होंने मार कर, बहुत दिन को मार के भगा दिया चाइना को। हर अलग अलग देशों में भाग गए, जैसे म्यांमार, बर्मा, चाइना, इधर भाग गए जो बौद्ध धर्म थे, बौद्ध के लोग जो बौद्ध का प्रचार कर रहे थे। दोस्तों अब ये था यहाँ पे पुष्यमित सुंग जो 1887 से 73 ईस्वी पूर्व में इनका शासन रहा। इन्होंने बौद्ध धर्म को एकदम लगभग खत्म कर दिया था। लेकिन दोस्तों उसके बाद जिसके बाद दोस्तों कई सालों तक जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रुक गया था, और भारत में तो एकदम ही रुक गया था। लेकिन दोस्तों कुछ सालों बाद अपने बदला एक तरीके से बोल सकते हैं कुषाण वंश का उत्पत्ति हुई, जिसका महान शासक था कनिष्क। जैसे कुषाण का जो युग था वो 30 से 375 ईस्वी तक था, लेकिन उसका महान राजा था दोस्तों कनिष्क, जिसका शासन 127 से 151 ईस्वी था। और दोस्तों ये बौद्ध धर्म का संरक्षण देता था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इनका काम ही था कुषाण वंश का, ये बौद्ध धर्म का प्रसार करते थे। और ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक शासक था, बहुत ही राजा, और ये भी मतलब बहुत ही राज्यों को जीता और बहुत ही प्रसार किया। ऐसे प्रसार करते हुए चाइना से होते हुए भारत के अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो एरिया, ये सब करते हुए भारत में पूरी तरीके से घुस रहा था दोस्तों। और बहुत ही ज़्यादा इसने भी मतलब तब तक जो बौद्ध धर्म था वो भी कट्टरवादी धीरे धीरे हो चुका था अपने धर्म को लेकर, मतलब अपने धर्म की रक्षा के लिए वो भी मारपीट करने लगते थे, राज्य को जीतने लगते थे। उस समय दोस्तों उनकी इसने भी प्रचार किया, बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रसार किया, इसने भी मारकाट किए खूब ठीक ठाक। तो दोस्तों उसी समय इसने भी मंदिरों का विकास को रोका, इसने संरक्षण दिया बौद्ध धर्म को। तो फिर से जो हिंदू धर्म है, वैसे तो हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। तो अब जैसे मैं अपनी भाषा में आप समझ सके इसलिए हिंदू धर्म बोल रहा हूँ, तो उसका पतन होना शुरू हो गया। तो दोस्तों उसी बीच में जब कुषाण युग का शुरुआत हो रहा था, चरम सीमा पे था, और कनिष्क ने अच्छा खासा विकास करा दिया था बौद्ध धर्म का, उसी समय भारसी वंश, जो यही मुद्दा है, भारसी वंश की शुरुआत हुई। मारपीट हो रहा था तो हिंदू धर्म का पतन हो रहा था, उसी समय भारसी वंश की उत्पत्ति हुई। और उसके महान राजा थे वीरसेन पासी ने ही मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ पे इसकी नींव रखी और उसकी राजधानी बताई। जैसे भारसी वंश की जो शुरुआत थी 140 से 284 ईस्वी के बीच में जो वीरसेन थे, इन्होंने इसकी नींव रखी। तो दोस्तों इसी समय जो वीरसेन पासी जो थे, जो भारसी वंशी नागवंश की स्थापना की, नींव रखी इन्होंने भयानक तरीके से पासी समाज के जो पासी जो राजा थे नागवंशी, भारसी नागवंशी, इन्होंने दोस्तों दोबारा, जब एक बार तो पुष्यमित सुंग ने बौद्धों को मात दिया, दूसरी बार लगभग 150 ईस्वी के आसपास, 50 से 51 ईस्वी के आसपास भारसियों ने इन्हें मार दिया था, जो पासी महाराजा वीरसेन थे, जो मिर्जापुर में नींव रखी थी। मार के भयानक मार के पूरे भारत से खदेड़ा। लेकिन दोस्तों ये जो बिहार का जो मगध का एरिया है, इस एरिया में बहुत ही ज्यादा जो ये थे बहुत ज्यादा इनका विकास था, तो यहाँ तक नहीं भगा पाए थे। लेकिन दोस्तों फिर कुछ समय तक इन्होंने जैसे अन्य भारत से पंजाब एरिया से पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो एरिया, उस एरिया से इन्हें भगा दिया था, लेकिन मगध में आके रुक गया था इनकी। लेकिन उसके बाद दोस्तों 278 ईस्वी में जो भारसी वंशी हैं, संस्था बनी विंध्य शक्ति नाम से 278 ईस्वी में, जिसमें सभी भारसी जो राजा थे उनको एकत्रित करके फिर से इनको बौद्धों को मार के भगाया, बौद्धिस्टों को। और चाइना मार के बाद कोई वियतनाम भाग गया, कोई म्यांमार, कोई बर्मा। मतलब ये था पासी समाज का महाराजा, जिसने वीरसेन पासी थी, जो ऐसी इनको भयानक तरीके से पराजित करके कनिष्क को भगा दिया था। और कनिष्क इसका सदमा झेल नहीं पाया, तो 51 ईस्वी के आसपास कनिष्क की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों अब यहीं से इधर बनता है आदि पासी की उत्पत्ति होती है। दोस्तों जो पासी समाज
के जो वीर सेन पासी थे, उनके जो सेना थे उसमें पासी समाज के बहुत से लोग थे। तो चूंकि जो नागवंशी थे वो ट्राइब टाइप के लोग थे, जंगलों में निवास करते थे, तो वहां से ये नागवंश की, भारतीय नागवंशी की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों इन्होंने जब मार के चाइना डका दिया तो पासी जो सेना थी वो भी चाइना में गई थी और कई अन्य एरिया में भी गई थी जैसे। तो बहुत तो चले गए दोस्तों, तो वो वहीं पे रह गए क्योंकि आना बहुत मुश्किल था। और कुछ इस रूट पे जैसे अरुणाचल प्रदेश इस एरिया में बसे थे। तो दोस्तों जो अरुणाचल प्रदेश में बच गए, कई अरुणाचल प्रदेश, कई त्रिपुरा, इस एरिया में, बांग्लादेश के एरिया में ये लोग जब मार के उसको भगाए तो यहाँ पे रुक गए और कहीं चाइना में चले गए। तो जो चाइना में चले गए थे दोस्तों, बाद में होता है ना बदला, तो बाद में वैसे 16वीं शताब्दी के आसपास लोगों को पता ही रहता था ये कौन है कौन नहीं है। तो वहाँ पे जंगलों में लोग रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ तो पता चला ये, फिर उसके बाद वहाँ से इन्हें भी भगाया गया। 16वीं शताब्दी में पासी जो सैनिक थे उन्हें भी फिर यहाँ से मार के भगाया गया। तो ये लोग वहाँ से भाग के आ गए अरुणाचल प्रदेश में। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के जो पहाड़ी एरिया है उस एरिया में ये निवास करने लगे। तो दोस्तों जब कई बार धीरे धीरे जब आज़ाद हुआ, जब भारत आज़ाद हुआ, बटा, कई लड़ाइयाँ हुई, मतलब बहुत चीज़ चला, तो इन्हें पासी तो वहाँ थे, लेकिन जब इन्हें बाद में गवर्नमेंट ने आदिपासी नाम दिया, आदि मतलब होता है पहाड़ी, तो ये जो आदिपासी हैं जो चाइना से वापस पुनः भारत में आए थे। और ये गए कब थे? ये जब 278 ईस्वी के आसपास बौद्धों को मार के भगाया था, उस समय वो गए थे। और फिर जब ये वापस आया, अत्याचार इन पे होने लगा, तो ये फिर से भारत में भाग गया है। और उसी समय ये अरुणाचल प्रदेश के लगभग सभी जिलों, 1-2 जिलों में बसे थे, लेकिन अब धीरे धीरे हर जिले में बसे हैं। तो यहाँ पे ये है पासी और पासी के। तो जो पासी वहाँ पे पहले से थे वो तो थे ही, लेकिन जो वापस आए चाइना से, उन्हें भारत सरकार ने आदिपासी बोला। तो यहाँ पे आदिपासी बोल के भारत सरकार क्या कर रही है, पासियों को बांटने की कोशिश कर रही, और यहाँ तक कि पासियों का इतिहास नहीं बताया जा रहा। इसीलिए अब देखो क्या होता है, जब पुष्यमित्र सुन मारा था तो इनको बहुत अत्याचारी बोला गया था, ठीक है, इनका इतिहास बताया गया। लेकिन जब वीरसेन पासी ने मार भगाया था तो इनका कोई इतिहास नहीं, बहुत ही कम इतिहास मिलता है। अब देखो कितना दोहरी रणनीति दिखाई जाती है। दोस्तों मैं बता दूं, जब वीरसेन पासी ने बौद्धों को मार के भगाया था तो इन्होंने जो बनारस, वाराणसी, वर्तमान काशी में 10 अश्वमेध यज्ञ कराया था। दोस्तों ये पहला ऐसा था, और पहला ऐसा राजा था जो बनारस में 10 अश्वमेध पासी समाज के राजाओं ने, वीरसेन पासी जी ने, भारतीय नागवंशियों ने कराया था दोस्तों। और तो आप समझ सकते 10 अश्वमेध कितनी बार इन्होंने कराया होगा, कितनी क्षेत्रों को जीता होगा। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितने महान राजा रहे थे पासी वीरसेन जी। तो दोस्तों ये है पासियों का इतिहास, और उसी के नाम पे बनारस का दशाश्वमेध घाट रखा गया। आप जाएंगे वाराणसी में तो कभी देख सकते हैं, लेकिन इतिहास में इसको छुपाया गया, पासी समाज के इतिहास को। और यहाँ पे पुनः भारत सरकार पासियों को बांटने की कोशिश कर रही दोस्तों, आदिपासी और पासी बोल के। हालांकि दोस्तों दोनों को वर्तमान समय में एसटी में डाला गया है। अब हो सकता है क्या रीजन है नहीं पता, पहाड़ी क्षेत्र या अन्य क्षेत्र में जो पासी रहते हैं उनको आदि बोल देते हैं, आदिपासी, और जो निचले अच्छे एरिया में उनको पासी बोलते हैं। लेकिन बोलना सबको पासी बोलो ना, कुछ भी हो। क्या कोई दिल्ली का रहता है तो दिल्ली पासी बोलते हो क्या? पासी तो बोलते हो। अब कोई उत्तर का तो यूपी पासी थोड़ी ना, पासी तो पासी होता है। वैसे यहाँ पासी है तो पासी रहने दो, इनको बांटने की क्यों कोशिश कर रहे हो? अब गवर्नमेंट तर्क क्या देती है कि जो आदिपासी है ये मंगोलियों से, इनका जुड़ा मंगोल से है। अरे भाई मंगोल से है तो मंगोल कहाँ है? मंगोल चाइना के उत्तरी भाग में है, जो उससे सटा हुआ है, क्या नाम है, रूस से। और आप ही बोलते हो, इतिहास दिखाता है कि दक्षिणी चाइना से आए। दक्षिणी चाइना मतलब भारत से जुड़ा जो बॉर्डर एरिया वहाँ से, क्योंकि भारत जो पासी थे वहीं तक उनको मार के भगाते, चाइना में दिखाए थे। तो आप कैसे बोल सकते मंगोल से जुड़े हैं यार? और पासी नाम कहाँ से आया है? मंगोल बोलो ना उनको। एक्चुअली में है पासी, लेकिन पासियों की बांटने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा या अन्य इतिहासकारों द्वारा। जो 2 कौड़ी के इतिहासकार हैं इन्होंने पासियों को बांटा है अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि ये इतिहास नहीं बताना चाहते। क्योंकि अगर ये पता चलिए पासी है तो खोजबीन पक्षे से खोजबीन तो पता चलेगा पासी यहाँ क्यों है, तो इतिहास पता चल जाएगा वीरसेन पासी ने कैसे बौद्धों को मारा था हिंदू धर्म को बचाने के लिए। क्योंकि पासियों ने हमेशा से हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, सनातन धर्म की रक्षा के लिए कभी मुसलमान आक्रांता को मारा तो कभी बौद्धों को मारा।
लेकिन इतिहास हमेशा पासी समाज के इतिहास को दबाता रहा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है पासी समाज का इतिहास, जो आदि पासी और पासी में सरकार बांट रही है। हमें इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। तो दोस्तों ये है पार्ट 1 वीडियो। तो पार्ट 2 लाऊंगा तो बताऊंगा कि अरुणाचल प्रदेश के किस किस जिले में पासी या आदि पासी रहते हैं। दोनों मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय पासी समाज, जय महाराजा सुहेलदेव पासी, जय बिजली पासी, जय नथाउन पासी।